दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम के प्रेरणा पर। मित्रों, उल्लू ने बताई 3 बातें अगर जीवन में अपना ली तो रंक से राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। दर्शक बंधुओं, एक गधा एक रात रास्ता भटक कर जंगल में खो गया था। बहुत खोजने के बाद भी उसे रास्ता नहीं मिला। तभी एक चालाक उल्लू एक पेड़ पर बैठकर देख रहा था। उल्लू ने मौका देखा और गधे की पीठ पर सवारी करने की तरकीब निकाली। उल्लू ने गधे से कहा, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी एक कहानी सुननी पड़ेगी। कहानी के अंत में मैं तुमसे एक सवाल करूंगा। यदि तुमने सही उत्तर दे दिया तो मैं रास्ता बता दूंगा। अगर नहीं दिया तो मैं एक कहानी फिर से शुरू करूंगा और तब तक तुम्हें मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर चलते रहना है। इस तरह चालाक उल्लू गधे को अपनी बातों में उलझा कर उस पर सवारी करने का आनंद लेता रहा और गधा उसकी चालाकी को समझे बिना उसका आदेश मानता रहा। उल्लू अब उसे एक कहानी सुनाता है कि ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधारण किसान परिवार रहता था। उस परिवार में 4 भाई और उनकी मां शामिल थीं। वह परिवार खेती बाड़ी करके अपनी गुजर बसर करता था। उनके पास मात्र 2.5 बीघा जमीन थी जो उनकी आजीविका का एकमात्र साधन था। पिता का साया बचपन से ही उठ चुका था। चारों भाई जब बहुत छोटे थीं तभी उनके पिताजी का निधन हो गया था। इस घटना के बाद उनकी मां ने किसी तरह अपने साहस और मेहनत से बच्चों का पालन पोषण किया। उन्होंने कठिनाइयों का सामना करते हुए चारों भाइयों को बड़ा किया और उन्हें एकजुट रहने का पाठ पढ़ाया। हालांकि चारों भाइयों में से किसी की भी शादी अभी तक नहीं हुई थी। वे सभी मिलकर अपने छोटे से खेत पर खेती करते थे और उससे ही अपने जीवन यापन का साधन जुटा थी। जीवन बड़ा कठिन था, लेकिन वे अपनी मेहनत और एक के बल पर परिवार को चलाते रहते थे। गांव में उनका जीवन सादा और संघर्ष में था। मित्रों, उस समय आषाढ़ और सावन का महीना चल रहा था, जो बारिश का समय होता है, और इस दौरान खेतों की निराई का काम शुरू होता है। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ने लगीं तो मां ने अपने बेटों से कहा, बेटा, आज तुम खेत की निराई करने के लिए जाओ। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर वहीं खेत पर आ जाऊंगी। मां की बात सुन ही चारों भाई अपनी कुदालें और औजार लेकर खेत की ओर चल दिए। खेत पर पहुंचकर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। वे अपने खेत की निराई करने लगीं, जिससे फसल की देखभाल बेहतर हो सके और आने वाले दिनों में अच्छी फसल हो जाए। उनके हाथ काम में लगे हुए थे, लेकिन उनकी बातों में कुछ हंसी मजाक का वातावरण था। एक सुबह चारों भाई खेत की निराई कर रहे थे। बड़े भाई ने काम करते करते माहौल को हल्का और मनोरंजन बनाने के लिए अपने छोटे भाई से कहा, भाइयों, क्यों ना हम कुछ बातें करें जिससे काम करते हुए हमारा समय भी कट जाए और मन भी बहल जाएगा। तीनों छोटे भाइयों ने कहा, भैया, हमारे पास ऐसी कोई बात नहीं है, आप ही को बात सुनाइए। तब बड़े भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है तो क्यों ना हम अपनी अपनी मन की बात कहें, जो भी हमारे दिल में है उसे सबके सामने रखें। तीसरे नंबर का भाई थोड़ा हिचकते हुए बोला, मन की बात कैसी भैया, आप सबसे बड़े हैं तो शुरुआत भी आप ही कीजिए। बड़ा भाई सिर हिलाकर बोला, ठीक है, मैं ही शुरुआत करता हूं। ध्यान से सुनो तो। बड़ा भाई कहता है कि अगर मैं एक बड़ा व्यापारी होता तो मेरे पास बहुत सारा धन होता, बड़े बड़े कारोबार चलते और मैं ऐश आराम की जिंदगी जी रहा होता। मेरे दिन मजे से कट जाते और मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती। बड़े भाई की यह बात सुनकर दूसरे नंबर का भाई मुस्कुराया और बोला, अच्छा भैया, आपकी तो बड़ी ऊंची सोच है। अब मेरी बारी है। अगर मैं जमींदार होता तो मेरी इतनी सारी जमीन होती कि मैं खुद काम ना करता। मेरे नौकर चाकर खेतों में काम करते और मैं चौपाल पर बैठकर हुक्का पी रहा होता। गांव के लोग मुझे लंबरदार कहकर पुकारते और मेरी इज्जत करते। हर तरफ मेरा ही नाम होता और मैं बड़े गर्व से चौपाल बैठा रहता। तीसरे भाई ने भी अपने मन की बात बताई और कहने लगा, भाइयों, मेरी इच्छा कुछ और है। अगर मैं उद्योगपति होता तो मेरे पास बड़े बड़े कारखाने होते, उनमें काम करने के लिए कई नौकर चाकर होते और मैं महंगी गाड़ियों में घूमता होता। मेरे पास कभी धन की कमी ना होती और मैं ऐश आराम की जिंदगी जीता होता। मित्रों, अब बारी थी
सबसे छोटे भाई की छोटा भाई, जिसका नाम मदन था, वह चुपचाप खड़ा था और कुछ नहीं बोला। बड़े भाई ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा, मदन, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी अपने मन की बात बताओ। मदन ने सिर झुका दिया और धीरे से कहा, भैया, मैं अपनी बात नहीं बताऊंगा। बड़ा भाई हंसकर बोला, क्यों नहीं बताएगा? हमें कोई गुस्सा नहीं आएगा, यह तो बस मजे के लिए हम बातें कर रहे हैं। मदन ने हिचकते हुए जवाब दिया, अगर मैंने अपनी बात तुम्हें बताई तो तुम लोग मुझे पीटने लगोगे। बड़े भाई ने समझाने की कोशिश की, अरे, हम तुम्हें क्यों पीट गए? यह तो सिर्फ समय बिताने के लिए बात की गई है, हम किसी को भी डांटने वाले नहीं हैं। तब मदन ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, ठीक है, अगर आप लोग वादा करते हैं कि मुझे कुछ नहीं कहेंगे तो सुनिए, मैं अपने मन की बात बताता हूं। मैं अगर एक राजा होता तो मेरी 4 रानियां होती, एक मेरी सेवा में लगी होती, दूसरी मेरे लिए खाना बना रही होती, तीसरी मुझे खाना खिला रही होती और चौथी मेरे पैर दबा रही होती। मेरे पास हाथी घोड़े होते और मैं अपनी सेना के साथ इस गांव में आता और अपने इसी 2.5 बीघा खेत में अपनी सेना को तैनात करता। मदन की यह बात सुनते ही तीनों भाई सन्न रह गए। एक भाई गुस्से से बोला, क्या कहा? हम यही एकमात्र 2.5 बीघा तो जमीन है और तू इसे उजाड़ने की बात कर रहा है। हमें खेती बाड़ी से अपना गुजारा करना पड़ता है और तू इस खेत को अपनी सेना से उजाड़ने की सोच रहा है। इतना कहकर तीनों भाई मदन की ओर बढ़े और उसे डांटने लगे। मदन ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन भाइयों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने उसे हल्के थप्पड़ मारे और चेतावनी दी, तुझे अपनी सोच बदलनी होगी, वरना हमें सिखाना पड़ेगा कि ऐसी बातें नहीं करनी। मदन ने खुद को बचाते हुए खेत के कोने में जाकर बैठ गया, जबकि बाकी भाई अपनी अपनी जगह पर वापस लौट आए और फिर से निराई का काम करने लगी। मदन खेत के एक कोने में निराई कर रहा था, जबकि तीनों बड़े भाई दूसरी तरफ एक साथ काम कर रही थीं। थोड़ी देर में जब दोपहर का समय होता है तो उन चारों की मां खेत में खाना लेकर के आती है। मां ने देखा कि सबसे छोटा बेटा मदन अकेला एक कोने में बैठा है और तीनों बड़े भाई दूसरी तरफ है। यह देखकर मां हैरान हुई और उसने बड़े भाइयों से पूछा, यह मदन अलग क्यों बैठा है? क्या हुआ जो वो तुम लोगों के साथ काम नहीं कर रहा है? बड़े भाई ने सारी घटना मां को बताई कि कैसे मदन ने अपने मन की बात कही थी, जिससे वे नाराज हो गए थे। मां ने पूरी बात सुनते ही गुस्से में आकर मदन के पास गई और उसे डांटते हुए थप्पड़ मार दिया। मां की डांट और मार खाते ही मदन के चेहरे पर उदासी और बेचैनी छा गई। उसे अकेलापन और निराशा महसूस होने लगी। उसकी आंखों में आंसू, आंखें, और वह खुद को असहाय समझने लगा। यह पीड़ा सहन न कर पाने के कारण उसने गांव छोड़ने का निश्चय किया। वो वहीं से भूखा प्यासा ही चल दिया और पैदल ही एक अनजान शहर की ओर निकल पड़ा। शहर पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई। मदन ने बहुत कोशिश की कि उसे कोई काम या ठिकाना मिल जाए, लेकिन उसे कहीं भी कुछ नहीं मिला। भूखा और निराश से भरा हुआ मदन दूसरी जगह जाने की सोच ही रहा था कि उसने सामने से एक साहूकार को आते हुए देखा। साहूकार की चाल और पहना देखकर मदन ने अंदाजा लगाया कि वह शायद किसी काम के लिए किसी तलाश में है। मदन ने विनम्रता से साहूकार से पूछा, सेठ जी, क्या आपको किसी नौकर की जरूरत तो नहीं है? अगर है तो मुझे काम पर रख लीजिए। साहूकार ने मदन की ओर देखते हुए कहा, पहले तो तुम अपना नाम बताओ। मदन ने आदर से जवाब दिया, सेठ जी, मेरा नाम मदन है। साहूकार, जो एक बुद्धिमान व्यक्ति था, बोला, देखो मदन, हमें अपनी बेटी के स्कूल जाने की तैयारी और अन्य छोटे छोटे कामों के लिए एक नौकर की जरूरत है। तुम्हें सुबह उसकी लिखने वाली पट्टी साफ करनी होगी, उसे स्कूल तक छोड़कर आना होगा और छुट्टी के समय वापस घर आना होगा। इसके बदले में मैं तुम्हें रहने के लिए जगह, खाना और केवल वस्त्र दूंगा। अगर तुम्हें यह काम मंजूर है तो बताओ। मदन, जो भूखा और थका हुआ था, सोचने लगा कि अब उसके पास कोई और चारा नहीं है। उसने तुरंत सेठ को हां कह दिया। कहने लगा, मुझे यह काम मंजूर है। साहूकार ने मदन को अपने घर ले जाकर सबसे पहले उसे खाना खिलाया, फिर उसे सारे काम समझा दिए। अगले दिन से मदन ने अपने काम की शुरुआत कर दी। उसने साहूकार की बेटी के लिए की पट्टी साफ की कलम बनाई और स्कूल जाने के लिए उसका बस्ता तैयार किया।
मदन ने अपने काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करना शुरू कर दिया था। मदन की भूमिका घर में एक नौकर की थी, हालांकि वह तनख नहीं लेता था। साहूकार की लड़की का नाम था नैना। नैना उसे हमेशा बुद्धू समझकर बुलाती थी। नैना स्कूल जाने के लिए जब भी बाहर निकलती थी, मदन उसका अवस्था और पट्टी अपने कंधे पर टांगे साथ साथ चाथा। यही उसकी ड्यूटी थी और वह इसे पूरी निष्ठा से निभाता था। नैना की एक राघव नाम के लड़के से साठगांठ हो जाती है। उन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग पनप जाता है। मदन राघव और नैना की बातों को अच्छी तरह से समझ रहा था, लेकिन वह जानबूझकर भोला बनता रहता था और इसीलिए वे लोग उसे बुद्धू समझकर उसकी बातों का अनदेखा कर देती थी। समय के साथ नैना और राघव दोनों हुए और उनके बीच का रिश्ता और गहरा होता गया। एक दिन राघव ने नैना से पूछा कि मदन कौन है और क्यों उनके साथ रहता है। नैना ने उसे हंसी हंसी में फ्री का नौकर कहा, जिससे राघव को समझ में आ गया कि मदन की अहमियत नैना के लिए क्या थी। केवल एक मुफ्त के नौकर की थी। राघव और नैना एक दूसरे से अपने प्रेम की बातें करने लगते हैं और भागने की योजना बनाते हैं। मदन हमेशा उनके पीछे खड़ा उनकी बातें सुनता रहता था, लेकिन वो अपने भोलेपन में हमेशा चुप रहता था। एक बार राघव ने यह जानने के लिए मदन से पूछा कि कहीं हमारी बातें सुनकर सेठ को तो ना कह दे। तो राघव ने मदन से पूछा कि तू जानता है कि हम क्या बातें कर रहे हैं। मदन ने अपने भोलेपन को जाहिर करते हुए कहा, हां, मुझे सब मालूम है। तुम कह रहे हो कि इस बर्तन मांजने वाले का पाजामा फट गया है, इसे नया पाजामा सिलवा देना। तब नैना हंसते हुए बोली, देख लो राघव, मैंने कहा था ना कि यह बुद्धू है। राघव भी निश्चिंत हो गया कि मदन उनकी बातों का मतलब समझने लायक नहीं है। इस तरह दोनों ने अपने भागने की योजना पर अमल करने का फैसला कर लिया। वे उसी रात भाग जाना चाहते थे, यह समझकर कि मदन कभी उनकी बातें किसी और को नहीं बताएगा। मदन नैना को स्कूल से घर छोड़ने के बाद एक बहाना बनाकर चुपचाप राघव के पिता सेठ जी के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और स्वर में गंभीरता। मदन ने सेठ जी को बताया, सेठ जी, आज रात तुम्हारा बेटा राघव और नैना भागने की योजना बना रहे हैं। क्या आप अपने बेटे को यूं ही जाने दोगे? तब सेठ जी ने गुस्से में लाल पीली आंखें दिखाते हुए कहा, भला कोई बाप ऐसा क्यों चाहेगा? ये कभी नहीं होगा। मदन ने योजना सुझा, सेठ जी, जैसे ही राघव घर लौटे तो तुम उसे कमरे में बंद कर देना और मुझे उसके एक जोड़ी कपड़े दे दो। सेठ जी ने आदेश का पालन किया और राघव के कपड़े मदन को सौंप दिए। मदन कपड़े लेकर जंगल की ओर चल पड़ा और नियत समय का इंतजार करने लगा। उधर नैना ने अपने पिता के घोड़सवार से 2 घोड़े तैयार करवा लिए थे, एक अपने लिए और एक राघव के लिए। जब रात का समय हुआ और घर में सब सो गए तो मदन ने राघव के कपड़े पहने और नैना के पास जा पहुंचा। घोड़े पर सवार होकर उसने नैना से इशारा किया कि वह चल पड़े। नैना, जो मदन को राघव समझ रही थी, तुरंत दूसरे घोड़े पर सवार होकर आ गई और उसके पीछे चल पड़ी। रात के अंधेरे में दोनों घोड़े सरपट दौड़ने लगी। नैना जब भी अपने घोड़े की रफ्तार बढ़ाकर मदन के पास आने की कोशिश करती थी, मदन भी अपने घोड़े को उतनी ही तेजी से आगे बढ़ा देता था ताकि नैना उसे देखकर पहचान ना सके। रात भर घोड़ों पर सवार होकर भागते रहे। समय बीतता गया और धीरे धीरे भोर का उजाला फैलने लगा। नैना, जो राघव को थका हुआ और चुपचाप देख रही थी, बोली, राघव, रात भर चलने से थकान हो गई है, भूख और प्यास भी सताने लगी है, अब हमें कहीं रुक जाना चाहिए। मदन ने सिर हिलाकर रुकने का इशारा किया और घोड़े को थोड़ी देर के लिए रोक लिया। नैना उसकी ओर पड़ी तो मदन ने अपना चेहरा थोड़ा घुमा लिया ताकि वो तुरंत पहचान सके। जब एक शहर के किनारे पहुंचे तो मदन घोड़े से उतरकर खड़ा हो गया। नैना ने पास आकर जैसे ही उसके चेहरे पर नजर डाली तो वह चौंक गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराते हुए कहा, तू तू राघव की जगह यहां कैसे? मदन ने शांत स्वर में जवाब दिया, ठीक वैसे ही जैसे तुमने मुझे बुद्धू समझकर हर बात को अनदेखा किया था। नैना, तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती हो तो वापस जा सकती हो। नैना को जब मदन के धोखे का एहसास हुआ तो उसका गुस्सा चरम पर था। उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए मदन से कहा,
तूने मेरे साथ धोखा किया है, इसे मैं कभी माफ नहीं करूंगी और ना ही कभी तुझे अपना सकूंगी। हम साथ रहेंगे, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की तरह। मदन ने उसकी आंखों में देखकर गंभीरता से कहा, और जो तुमने किया अपने माता पिता के खिलाफ, वो क्या सही था ना? कि चेहरे पर भूख की थकान साफ झलक रही थी। उसने रूखे स्वर में कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, बाजार जाकर कुछ खाने के लिए ले आओ। मदन ने विनम्रता से पूछा, क्या लाऊं? तुम क्या खाना चाहोगी? नैना ने तंज के साथ कहा, कुछ ऐसा जो मैंने अब तक ना खाया हो। मदन ने सिर हिलाया और बाजार की ओर चल दिया। बाजार में पहुंचकर उसने सोचा कि नैना ने शायद कभी काली गाजर नहीं खाई होंगी। उसने काली गाजर खरीद ली और एक रूमाल में बांध ली। फिर उसने एक मिठाई की दुकान से राजभोग खरीदी और उसे भी अपने कपड़े में लपेट लिए। लौटकर जब वह नैना के पास पहुंचा तो उसने धीरे से काली गाजर नैना के सामने रख दी। नैना ने गाजर को देखा तो अचंभे से पूछा, यह क्या है? मदन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वही है जो तुमने मंगवाया था। काली गाजर नैना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में कहा, तूने मेरा मजाक बनाने की हिम्मत कैसे की? मदन को उसका गुस्सा देखकर थोड़ा घबराहट हुई, लेकिन उसने तुरंत राजभोग का डिब्बा निकाला और नैना के हाथों में दे दिया और कहा, यह भी तुम्हारे लिए है। यह भी तुमने शायद पहले कभी नहीं खाया होगा। मित्रों, राजभोग को देखकर नैना का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई थी। दोनों ने मिलकर राजभोग खाया और अपनी भूख मिटाई। इसके बाद नैना ने थोड़ी गंभीर होकर कहा, मदन, अब हमें रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढना होगा। हम कहां जाएंगे? घर जा नहीं सकते। तो मदन ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा कि तुम्हें कैसा घर चाहिए? नैना ने शरारती हंसी के साथ कहा, हवा महल की तरह, जहां चारों ओर से ठंडी ठंडी हवा आ सके। मदन ने उसकी बात सुनकर तुरंत बाजार की ओर रुख किया। वहां उसने एक छोटा सा झोपड़ा देखा जो चारों ओर से खुला हुआ था और उसमें चारों तरफ से अच्छी तरह हवा आ रही थी। झोपड़े में कुछ बकरियां बंधी हुई थीं। वह झोपड़ा किराए पर लेकर वह वापस नैना के पास आता है और बोला, चलो, तुम्हारा हवा महल तैयार है। नैना जब उस झोपड़े के पास पहुंची तो उसकी आंखों में निराशा की झलक साफ दिखाई दे रही थी। उसने गुस्से से मदन की ओर देखा और कहा, यही हवा महल है? मदन ने हंसते हुए कहा, हां देखो, इसमें चारों ओर से हवा ही हवा आ रही है। मित्रों, यह देखकर नैना की हंसी फूट पड़ती है। उसने पहली बार मदन की दगी और उसकी मासूमियत को समझा था। फिर भी उसने मदन से कहा, चलो, अब चलो असली ठिकाना ढूंढते हैं। मदन ने उसे एक सुंदर महल दिखाया जो समुद्र के किनारे बना हुआ था। वह महल किराए पर लेकर मदन ने कहा, अब देखो, यह रहा तुम्हारा असली हवा महल। यहां समुद्र की ठंडी हवा और लहरों की आवाज तुम्हें हमेशा सुनाई देगी, हमेशा सुकून देगी। वो हवा महल देखकर नैना की आंखों में चमक आ गई। वो बहुत खुश होती। मदन और नैना अब महल में आराम से रहने लगते हैं। मदन ने शहर में एक काम पकड़ लिया था जिससे उनकी गुजर बसर हो रही थी, जबकि नैना ने महल को संवारने और सजाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी थी। एक दिन दोपहर के बाद नैना को तालाब में स्नान करने का मन हुआ। उसी महल से थोड़ी ही दूरी पर एक सुंदर तालाब था, जहां आमतौर पर कुछ खास लोग दिन में नहाने आया करते थे। लेकिन उस तालाब की एक खास बात यह थी कि आध रात के समय उस तालाब पर परी स्थान से परियां स्नान करने आया करती थीं। नैना ने अपने कपड़े और गले का बेसकीमती हार, जो वो घर से भागते समय अपने साथ लाई थी, एक पेड़ के नीचे सुरक्षित रख दिया। वो तालाब में स्नान करने लगी और पानी में ठंडक और सुकून पाकर आनंदित हो गई। समय का ध्यान न रखते हुए उसने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और घर की ओर चल पड़ी। हार, जो पेड़ के नीचे रखा रह गया, उसे लेकर आना वो जल्दबाजी में भूल गई। शाम तक नैना को हार की याद नहीं आई। मदन भी इधर शहर से काम करके लौट आया था और दोनों ने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद वे अपने बिस्तर पर लेट गए। तभी नैना को अचानक अपने गले में हार ना होने का एहसास हुआ। उसका दिल धड़कने लगा और बेचैनी ने उसे घेर लिया। उसने तुरंत मदन को आवाज दी, अरे सुनो, मेरा एक काम करोगे? मदन ने थोड़ा थकावट भरे स्वर में पूछा। क्या हुआ? नैना ने घबराते हुए कहा, मेरे गले का हार तालाब पर छूट गया है, जरा उसे लाकर दे दो। मदन ने चकते हुए कहा, इतनी रात को क्या तुम पागल हो गई हो? नैना ने समझाते हुए कहा, हार मेरा है लेकिन रात का समय है, मैं वहां नहीं जा सकती।
अगर दिन होता तो मैं खुद ही ले आती। मदन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर जाऊंगा। नैना ने हैरानी से पूछा। कौन सी शर्त? मदन ने गंभीरता से कहा। हार लाकर देने के बाद तुम मुझे कभी बर्तन मांजने वाला नहीं कहोगी और आज से मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करोगी। नैना, जो हार की वजह से चिंतित थी, उसने तुरंत जवाब दिया। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। इतना सुनते ही मदन ने अपने अंदर हिम्मत जुटाई और तालाब की ओर चल पड़ा। रात का समय था और चांदनी रात की रोशनी तालाब पर बिखरी हुई थी। जब वो तालाब पर पहुंचा तो चारों ओर सन्नाटा था। उसने पेड़ के नीचे जाकर हार को उठाया। जैसे ही वह हार उठाकर मुड़ा, उसने देखा कि आसमान से 7 परियां धीरे धीरे उतर रही थीं और तालाब पर आ रही थी। मदन तुरंत पेड़ के पीछे छुप जाता है। परियों ने तालाब में उतरते ही अपनी चमकदार पोशाक उतार दी और पानी में स्नान करने लगी। मदन ने यह दृश्य देखा तो स्तब्ध रह जाता है। परियां अपनी सुंदरता और दिव्यता से पूरे तालाब को जगमगा रही थी। मदन की सांसें रुक गई, लेकिन वह बिना कोई हरकत किए छुपा रहा ताकि परियां उसे देख ना सके। 7 परियां तालाब में उतरते ही अपने चमकीले वस्त्र उतारकर किनारे रखकर पानी में स्नान करने लग जाती है। वे तालाब के पानी में खेलती है, हंसती है और झिलमिलाती है। चांदनी में अद्भुत दृश्य उत्पन्न करती हैं। उन 7 परियों में से एक परी, जो एक आंख से बहुत तेज थी, अचानक ठट गई। उसने अपनी बहनों से कहा, बहनों, आज मुझे इस तालाब पर किसी मनुष्य की गंध आ रही है। इस पर दूसरी परी ने हंसते हुए कहा, क्या बात कर रही हो? इस वीरान जगह पर 12 बजे रात को मनुष्य की गंध कैसे आ सकती है? मुझे लगता है तुम्हारा बैम होगा। तीसरी परी भी ताने मारते हुए बोली, तू कुछ ज्यादा ही समझदार बन रही है, या कोई नहीं हो सकता। लेकिन पहली परी की चिंता दूर नहीं हुई। उसने तालाब में अपनी आंखें घुमाईं और आसपास के पेड़ों पर नजर दौड़ाई। मदन, जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, अपनी सांसें रोके वह यह सब देख रहा था। जैसे ही परियों ने ध्यान तोड़ा और भटका, मदन ने मौका पाकर जल्दी से हार उठाया और तेजी से दौड़ पड़ा। मदन की हरकत से पहली परी की नजर तुरंत उस पर पड़ी। उसने चिल्लाकर अपनी बहनों से कहा, देखो बहनों, मैंने कहा था ना, वह देखो, एक मनुष्य भाग रहा है। सभी परियों ने चौंक कर मदन की ओर देखा। परी रानी, जो उन सभी की मुखिया थी, उसने गंभीरता से कहा, इस मनुष्य ने हमें नग्न अवस्था में देख लिया है। नारी को इस स्थिति में केवल 2 ही लोग देख सकते हैं, एक उसकी मां, दूसरा उसका पति। इसलिए मैं इसे अपने साथ परी स्थान ले जाऊंगी और इसे अपना पति बनाकर रखूंगी। रानी परी की इस घोषणा से बाकी 6 परियों में खलबली मच गई। उन्होंने मिलकर शोर मचाया और मदन को रोका। एक परी चिल्लाई, रुक जा मनुष्य, क्या तू भूल गया कि तालाब पर तुम्हारा कुछ सामान छूट गया है? मदन ने उनकी आवाज सुनकर अनजाने में पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही उसकी आंखें परियों के समूह से मिलीं, एक अजीब सी चमक उसके चारों ओर फैल गई और वह पत्थर का बन जाता है। परियों ने तब अपनी जादुई शक्तियों से अपने वस्त्र पहन लिए और तालाब से बाहर निकल आई। रानी परी ने मदन के पास जाकर अपनी अद्भुत विद्या से फिर उसे जीवित किया, लेकिन इस बार उसने उसे एक मक्खी के रूप में बना लिया। उसने मदन को अपने सुनहरे बालों के बंधन में सजाया और बोली, अब से तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे रे पति के रूप में। परियां अपने पंखों को फैलाते हुए हवा में उड़ी और चांदनी रात में चमकती हुई परी स्थान को लौट गई। मदन, जिसे रानी परी ने जादू से तोता बना दिया था, उसे अपने गले में जादुई धागा बांधकर दिन में पिंजरे में कैद करके रखती थी और रात में इंसान बना लेती थी। तोता अपनी आजादी की तलाश में बेचैन रहता था। उधर नैना, जो मदन के इंतजार में रात भर जागती रही, सुबह होते ही उसकी खोज में निकल पड़ी। उसने गली गली नगर नगर मदन को ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इधर रानी परी की देखरेख से मदन छुटकारा पाने के बारे में सोच रहा था। एक दिन गलती से रानी परी ने पिंजरे की खिड़की खुली छोड़ दी। मदन ने इस मौके का फायदा उठाया और पिंजरे से उड़ गया। जैसे ही रानी परी को पता चला कि मदन भाग गया है, उसने एक विशाल चील का रूप धारण किया और उसके पीछे पीछे उड़ने लगी। मदन तोते के रूप में आगे आगे उड़ रहा था और रानी परी पीछे पीछे उसका पीछा कर रही थी। भागते भागते मदन पूर्व दिशा में राजा दुर्गम सिंह के महल तक पहुंच जाता है। राजा की बेटी राजकुमारी फूलदे प्रतिदिन
अपने पिता के आदेश अनुसार स्नान करने के बाद 7 फूलों से अपने शरीर को सजाती थी। यह राजा के लिए उसकी पतिव्रता और पवित्रता का प्रमाण था। उस समय फूलदे महल की अटारी पर नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। मदन, जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, सीधे फंदे की गोद में जाकर गिरता है। चील का रूप धारण की हुई परी रानी ने यह देखा तो अटारी की मुंडेर पर जाकर बैठ गई। वह तोते की ओर जाने का सही मार्ग देख रही थी। फूलन देने वधवास तोते को अपनी गोद में उठाया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए मुंडेर पर बैठी चील की ओर देखा। उसने गुस्से से कहा, तूने इस छोटे से तोते को घायल किया है, अब तेरी खैर नहीं है। मैं इस तोते को अपने पास रखूंगी, देखती हूं कौन मुझसे इसे छीन ले जाता है। रानी परी ने देखा कि फलन ने तोते को अपनी गोद में सुरक्षित कर लिया है और वो उसे छोड़ने वाली नहीं है। उसने मन ही मन सोचा कि वह सही समय और अवसर देखकर वापस आएगी। रानी परी वहां से लौट जाती है। इधर फूलदे अपने हाथ से तोते के सिर पर प्यार से हाथ फेर रही थी। तभी उसके नाखून का सिरा गलती से मदन के गले में बंधे जादुई धागे में अटक गया और धागा टूट गया। धागा टूटते ही मदन तोते के रूप से अपने असली मानव रूप में आ गया। मदन को अचानक अपने सामने इंसान के में देखकर राजकुमारी फूलदे चौंक जाती है। उसने अचंभित होकर कहा, यह सब क्या है? तुम कोई बहरूपियां हो या कोई और? तुमने यह कैसे रूप बदला और मुझे नग्न अवस्था में देखकर मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया? मदन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देवी, मेरी जान अब आपके हाथों में है। आप चाहे तो मुझे मार दें या छोड़ दें। मैं कोई बहरूपिया नहीं हूं। मैं आपके सामने एक पीड़ित इंसान हूं जो अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। फिर मद ने अपनी पूरी कहानी राजकुमारी फूलदे को सुनाई। कैसे वह नैना का सेवक था, कैसे उसे रानी परी ने छल से पकड़ लिया और जादू से तोता बना दिया, और कैसे उसने अपनी जान बचाने के लिए यहां तक का सफर तय किया है। राजकुमारी फूलदे, जो शुरू में गुस्से और संदेह से भरी हुई थी, मदन की दास्तान सुनकर वह नरम पड़ जाती है। उसने उसकी आंखों में ईमानदारी और पीड़ा देखी। फूलदे ने कहा, मदन, तुम्हारी कहानी सुनकर मैं समझ गई हूं कि तुम सच्चे हो। मैं तुम्हें अपने पिता के सामने पेश करूंगी और तुम्हारी सहायता करूंगी। इस प्रकार मदन को फूलदे का सहारा मिला और उसे रानी परी की कैद से मुक्ति की एक नई उम्मीद जागी। राजकुमारी फूलदे ने मदन की जान बचाने का संकल्प लिया। उसने मदन को अपने कक्ष में छुपा लिया और स्नान के बाद जैसे ही वह अपने कक्ष में लौटी, राजा दुर्गम सिंह के सिपाही रोज की तरह तुला और फूल लेकर राजकुमारी को तोलने के लिए आ पहुंचे। यह प्रक्रिया रोकी थी। एक परले में राजकुमारी को बैठाया जाता था और दूसरे परले में फूल रखे जाते थे, लेकिन आज फूल रखने के बावजूद फूलदे का पलड़ा ऊपर नहीं उठा। सिपाहियों ने और फूल लाकर रखे, फिर भी पलड़ा नहीं उठा। आखिरकार उन्होंने पूरी की पूरी टोकरी फूलों की रख दी, लेकिन पला तब भी नहीं उठा। यह देखकर सिपाही चौंक गए और तुरंत राजा के दरबार में लौट कर आए। बोले, महाराज, आज राजकुमारी के हृदय में कोई पां समा गया है, वो पवित्र नहीं रही। राजा दुर्गम सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने आदेश दिया, उस अधर्मी को पकड़ कर लाओ जिसने मेरी बेटी की पवित्रता भंग की है। राजा का हुक्म सुनते ही सिपाही राजकुमारी के कक्ष की ओर बढ़ गए। राजकुमारी की सेविका ने आकर चेतावनी दी, राजकुमारी, महाराज के सिपाही आपके कक्ष की ओर आ रहे हैं। कुलदे ने तुरंत मदन की ओर देखा और कहा, मदन, अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। मैं महल के पिछवाड़े में धोती लटकाए देती हूं। तुम इसे पकड़कर उतर जाओ और अपनी जान बचाओ। मनन ने तुरंत फूलदे का शुक्रिया अदा किया और धोती के सहारे पिछवाड़े उतर गया। जैसे ही वह नीचे उतरा, वहां एक बुजुर्ग दंपति, जो उस मकान के मालिक थे, उन्होंने उसे देख लिया और चोर चोर चिल्लाने लगे। मदन ने घबराकर कहा, काका जी, मैं चोर नहीं हूं। आप लोग मेरी जान के दुश्मन मत बनिए। मैं मुसीबत का मारा हूं, मुझे बचा लीजिए। बुजुर्ग दंपति थोड़ी देर में सोच में पड़ गए। फिर बुझू बोले, ठीक है, हम तुम्हारी जान बचा लेंगे, लेकिन तुम्हें हमारी एक शर्त माननी होगी। मदन ने कहा, काका जी, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूं। बताइए, तुम्हारी क्या शर्त है? बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हमारी इकलौती बेटी है जो शादी के योग्य है, दूसरे कमरे में सो रही है। अगर तुम उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ तो हम तुम्हें बचा सकते हैं। मदन ने अपने आप को बचाने के लिए मजबूर होकर कहा,
ठीक है, मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूं। बुजुर्ग दंपति के चेहरे पर राहत की झलक आई। उन्होंने कहा, जाओ, दूसरे कमरे में हमारी बेटी के पास सो जाओ। तब बुजुर्ग कहता है कि अगर राजा के सैनिक आएंगे तो हम कह देंगे कि वहां हमारा दामाद और बेटी सो रहे हैं। मित्रों, मदन ने वैसा ही किया जैसा उन बुजुर्ग दंपति ने उसे कहा था। मर की इकलौती बेटी सविता के पास जाकर सो जाता है। उस रात राजा के सिपाही राजकुमारी फूलदे के कक्ष की खोजबीन करते हुए महल के पिछवाड़े में लटकी हुई धोती देखकर बुजुर्ग दंपति के घर जा पहुंचे। सिपाहियों ने दरवाजा खटखटाया और पूछा, क्या इधर कोई चोर आया था? बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, नहीं, हमने तो किसी चोर को नहीं देखा। सिपाही घर की थोड़ी बहुत खोजबीन कर वापस लौट गए। सुबह होते ही बुजुर्ग दंपति ने अपनी बेटी सविता की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। सविता को दुल्हन के रूप में सजाया गया और मदन को दूल्हा बनाया जाने लगा। शादी की रस्म शुरू होने वाली थी कि नैना, जो मदन को खोजते खोजते वहां पहुंच गई, सहरो स्थल पर आ धमकी। उसने मदन को दूल्हे के रूप में देखा तो दुल्हन बनी सविता से उलझते हुए बोली, ये मेरा पति है, तुम इससे शादी कैसे कर सकती हो? सविता, जो अभी तक सब कुछ चुपचाप देख रही थी, नाराज होकर बोली, नहीं, यह मेरा पति है, इससे मेरी शादी होने वाली है। इस बीच दोनों महिलाएं आपस में झगड़ने लगीं। तभी अचानक सार स्थल पर एक चील की छाया पड़ती है और आसमान से रानी परी उतरती है। उसने मदन को पहचान लिया और गुस्से से बोली, यह मेरा पति है, तुम सब मेरे पति से दूर रहो, मैं इसे तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगी। मित्रों, समारोह स्थल पर मौजूद लोग यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। एक व्यक्ति ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, दूल्हा एक है और 3 दुल्हन हैं, इसका फैसला कैसे होगा? भीड़ में से किसी ने सुझाया, इस मामले का हल तो केवल राजा दुर्गम सिंह ही कर सकते हैं। चलो, इस मामले को राजा के दरबार में ले चलते हैं। मदन सहर तीनों नारियों को राजा के दरबार में पेश किया गया। इधर जब राजा की बेटी राजकुमारी फूलदे ने देखा कि मदन को 3 महिलाएं अपने पति होने का दावा कर रही हैं, तो वो भी दौड़कर आई और मदन का हाथ पकड़कर बोली, यह मेरा पति है, तुम सब इससे दूर हो जाओ। दरबार में मौजूद लोगों ने यह देखकर अपना माथा पीट लिया। एक व्यक्ति ने निराशा से कहा, अब यही देखना बाकी रह गया था, चलो देखते हैं राजा साहब क्या फैसला करते हैं। राजा दुर्गम सिंह ने दरबार में यह विचित्र स्थिति देखी। एक और उसकी बेटी फूलदे और दूसरी ओर 3 अन्य महिलाएं, सविता, नैना और रानी परी, सभी मदन को अपने पति होने का दावा कर रही थी। राजा ने गहरी सांस ली और गंभीरता से सोचा। आखिरकार उसने फैसला सुनाया। मदन के साथ चारों नारियों का एक साथ विवाह एक मंडप के नीचे संपन्न होगा। यही इस मसले का हल है। राजा का यह फैसला सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। चारों नानियां मदन के चारों ओर खड़ी हो गई। एक मंडप तैयार किया गया और उसमें सभी को बैठाकर विवाह की रस्में पूरी की गई। मदन, जो जीवन भर नैना के प्यार में था, आज 4 महिलाओं का पति बन गया था। सभार के बाद राजा ने मदन से कहा, अब तुम इन चारों के साथ मिलकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ और इन सभी का सम्मान करो। मदन ने सिर झुकाकर राजा के आदेश को स्वीकार किया, लेकिन उसके चेहरे पर हैरानी और असमंजस साफ झलक रहा था। राजा ने मदन को आधा राज्य देकर मदन को राजा बना दिया। राजा बनने के बाद मदन ने कुछ समय तक राज्य किया और एक दिन राजा दुर्गम सिंह से बोला, पिताजी, मैं अपने गांव घूमने जाना चाहता हूं। राजा ने बोले, ठीक है, तुम गांव घूमने जाना चाहते हो तो बड़े शौक से चले जाओ और हाथी, घोड़ा, फौज, पलटन सब लेकर जाना दोस्तों। मदन ने अपनी चारों रानियों को इस यात्रा के बारे में बताया और वे सब उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। मदन ने अपनी पूरी सेना, हाथी, घोड़े और सिपाहियों के साथ गांव की ओर रुख किया। जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने अपने 2.5 बीघा खेत में ही अपनी सारी फौज, पलटन को ठहरा दिया। हाथी, घोड़े और सैनिकों के कारण पूरा खेत उजड़ गया। उसकी फसल चौपट हो गई। गांव के बच्चों ने यह नजारा देखा तो भागकर मदन के तीनों भाइयों को जाकर यह खबर दी, तुम्हारे खेत में किसी राजा ने फौज के साथ डेरा डाला हुआ है, सारी फसल चौपट कर डाली है और खेत को उजाड़ दिया है। यह सुनकर मदन के तीनों भाई और उनकी मां परेशान होकर खेत की ओर दौड़ पड़े। जब उन्होंने देखा कि उनका खेत पूरी तरह से सेना के पैर तलों रन दिया गया है, तो वे घबराकर उस अजनबी राजा के सामने पहुंच गए।
उन्होंने उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा हुए कहा, महाराज, हमारी सिर्फ यही 2.5 बीघा जमीन थी। हम इसी से अपनी गुजर बसर करते हैं। कृपया हमें माफ कर दें और हमारी जमीन हमें वापस कर दें। मदन ने गंभीरता से कहा, ठीक है, पहले यह बताओ, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? बड़े भाई ने कहा, महाराज, हमारे परिवार में हम 4 भाई और 1 मां थे, लेकिन अब सिर्फ 3 भाई और 1 मां बचे हैं। मदन ने पूछा, तो चौथे भाई का क्या हुआ? बड़ा भाई बोला, महाराज, उसका नाम मत लीजिए। वह बड़ा नालायक और बदमाश था। वह कहता था कि अगर मैं राजा होता तो अपनी फौज से इस खेत को रधवा देता। इसी वजह से हम सब ने उसे मार पीट कर घर से भगा दिया। उसके बाद वो जिंदा है या मर गया, हमें नहीं बता। मदन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या तुम्हारा वो भाई इस खेत में फौज ठहराने की बात करता था? बड़े भाई ने सहमते हुए कहा, हां महाराज, वह हमेशा यही कहता था। मदन ने कहा, अब गौर से देखो और बताओ, इस खेत में कितनी रानियां हैं? तीनों भाइयों ने नजर उठाकर देखा तो दंग रह गया। एक रानी खाना बना रही थी, दूसरी हवा कर रही थी, तीसरी मदन के पैर दबा रही थी और चौथी उन्हें खाना खिला रही थी। तीनों भाइयों के होश उड़ गए, लेकिन वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा सके। मदन ने गंभीर सुवर में कहा, अरे मूर्खों, मैं वही तुम्हारा छोटा भाई मदन हूं जिसे तुमने मार पीट कर घर से भगा दिया था। इतना सुनते ही तीनों भाई मदन के पैरों में गिर पड़े और रोते हुए माफी मांगने लगे। मदन ने उन्हें रोका और कहा, नहीं भाइयों, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुमने जो किया वह बीते समय की बात है, लेकिन एक बात याद रखो, कल्पनाएं सिर्फ कल्पनाएं होती हैं, हकीकत नहीं। मदन ने अपने भाइयों को और मां को गले से लगाते हुए कहा, अब हम सब एक परिवार हैं। चलो, अब हम सब इस गांव में अपने परिवार को एक नई शुरुआत देंगे। मदन के तीनों भाइयों ने उससे पूछा कि भाई, तुम मुझे यह बताओ, तुमने यह सब कैसे किया? यह तो हमारे लिए एक सपना देखने के समान है। तब मदन अपने भाइयों को तरक्की का राज बताता है। इधर उल्लू गधे से पूछता है, हां भाई, गधे मदन ने अपने भाइयों को तरक्की का वो कौन सा राज बताया? वे राज अब तुम हमें बताने की कृपा करें। अगर नहीं बता पाए तो मैं तुम्हें राज की बात बताकर फिर से दूसरी कहानी सुनाना शुरू कर दूंगा। उल्लू की बातें सुनकर गधा चुप हो जाता है। वह नहीं जानता था कि मदन की तरक्की का राज क्या था। तब उल्लू कहता है, देखो, ध्यान से सुनो। मदन ने अपने भाई को तरक्की के 3 राज बताए थे। पहला, मदन अपने भाइयों को समझाते हुए बोला, भाइयों, आज मैं आपको उन्नति के 3 सूत्र ऐसे बताऊंगा जिसे मनुष्य याद कर ले तो वह जरूर रंक से राजा बन जाता है। इन बातों को अगर वह अपनाता है तो कल्पनाओं में सोचा जाने वाला काम भी हकीकत बन जाता है। पहला सूत्र है निंदा और नफरत। निंदा और नफरत, जो आमतौर पर नकारात्मक भावनाओं के रूप में देखी जाती है, अगर सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यक्ति को उन्नति के शिखर पर निंदा और नफरत पहुंचा सकती है। इसे सकारात्मक तरीके से लिया जाए तो वह व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। जब व्यक्ति की निंदा की जाती है तो वह अपने कार्यों और निर्णयों पर पुनर्विचार करता है। निंदा को सकारात्मक दृष्टिकोण से लेते हुए व्यक्ति अपनी कमजोरियों को पहचान सकता है और उन्हें सुधारने की कोशिश कर सकता है। यह आत्मविकास का मार्ग खोलता है और व्यक्ति को और अधिक सक्षम बनाता है। नफरत और आलोचना सहन करना आसान नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति इस सहन कर पाता है उसमें सहनशीलता और धैर्य का विकास होता है। नीति शास्त्र में कहा गया है कि कठिनाइयों का सामना करना ही असली वीरता है। आलोचनाओं का सामना करके और उनसे सीखकर व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। एक मजबूत आत्मविश्वास व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में जीतने की ताकत देता है। जब कोई आपकी आलोचना करता है तो आपके अंदर यह समझदारी होनी चाहिए कि ऐसा सोचे कि आप और बेहतर कर सकते हैं या कर सकते थे। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की निंदा से सीख लेता है और अपनी गलतियों को सुधार है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को न केवल दूसरों की आलोचना से बचाता है, बल्कि उसकी सफलता में भी सहायक होता है। दूसरा मूल मंत्र है स्वयं पर नियंत्रण, आत्मसंयम। आचार्य चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वह जीवन में बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है। आत्मसंयम से व्यक्ति अपने निर्णयों में स्थिरता और विवेक बनाए रख सकता है, जिससे वह सही समय पर सही कदम उठा सके। सही समय पर लिया गया सही निर्णय
व्यक्ति की उन्नति और सफलता की कुंजी होता है। चाणक्य ने यह भी कहा है कि अवसरों को पहचान कर उनका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि वे बार बार नहीं आते। नंबर 3, मित्रता और संगति का महत्व। विदुर नीति में यह बताया गया है कि व्यक्ति को अपने मित्रों और संगति का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। अच्छे मित्र और सही संगति व्यक्ति के व्यक्तित्व को उन्नत बनाते हैं और विपरीत समय में सहारा देते हैं। वही गलत संगति व्यक्ति के पतन का कारण बन जाती है। तो इस प्रकार से उन्नति के यह 3 मूल मंत्र उल्लू ने गधे को बताए। उसके बाद उल्लू ने दूसरी कहानी सुनानी शुरू कर दी। अब गधा उस जंगल में गोल गोल घूम रहा था। तो मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर रखना। साथ ही हमारे YouTube चैनल एम के प्रेरणा को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं अगले एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।